हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7th भूगोल चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जल। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर देख सकेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और क्लास 7 से रिलेटेड और भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, जैसे कि हिंदी वगैरह, संस्कृत, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है, जिसमें कहा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम निम्न प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि वर्षन क्या है। तो वर्षन को सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले समझना जरूरी है। जैसे मान के चलिए आपके पास या आपके आसपास में कोई नदी, झील, झरना है, ठीक है, और उसके पानी आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में सूखता जाता है। क्या होता है? नदी का पानी सूखता जाता है। आखिर वो पानी सूख करके जाता कहाँ है, ये आप लोग सोचते होंगे। तो ये एक प्रक्रिया होता है जिसको कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के माध्यम से क्या होता है कि ये जल वायुमंडल में चला जाता है सूर्य के किरणों के द्वारा, ठीक है। और जब ये वायुमंडल में चला जाता है तो ये आगे चल के एक बादल का निर्माण करता है। और यह बादल क्या करता है, एक उचित समय के बाद बारिश कराता है। और इसी बारिश को नाम दिया जाता है क्या? वर्षण। तो आप वर्षण को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे कि जिस प्रक्रम के द्वारा समुद्र, नदी, झील तथा तालाब की जल सूर्य के तापक्रम से वाष्पित होकर जल वाष्प के रूप में संघनित होकर पुनः जल के रूप में या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षण कहलाता है। तो आप इसका उत्तर सटीक इस तरीके से लिख सकेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि जल चक्र क्या है। तो जल चक्र को आप अभी समझे, वैसा ही यहाँ पे भी आपको समझना है कि अगर आपके पास कोई नदी, झील, झरना, तालाब है, उसके पानी को सूर्य के तापक्रम क्या कर लेता है, जलवाष्प के रूप में उड़ा लेता है या सोख लेता है। और फिर ये एक समय के बाद उसे क्या कर देता है, जो ऊपर पानी ले गया उसको पुनः पृथ्वी पर छोड़ देता है, पुनः पृथ्वी पर गिरा देता है बारिश के रूप में। तो यही जो प्रक्रम होता है उसको हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। तो आप जल चक्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन ग, जिसमें कहा गया है कि लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो यहाँ पे लहर कहाँ पे उत्पन्न होगा, तो समुद्र, नदी, समुद्र में होगा, ठीक है। तो समुद्र में जो लहर उत्पन्न होता है तो उसको कुछ ऐसे कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, रोकते हैं या उनकी गति को बढ़ाता है। तो वह कारक को आपको लिखना है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें आप 3 कारक को आसानी से देखेंगे। एक आपका कारक है जल की मात्रा, यानी जल का मात्रा अधिक होगा या कम होगा, इस बात पर भी लहर क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे पवन या हवा की गति। अगर हवा की गति तेज होगी तो लहर में भी परिवर्तन आएगा, अगर हवा की गति कम होगी तो उसके लहर में भी परिवर्तन आएगा। तो ये उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर साथ में आप देखेंगे एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो यह भी लहर को क्या करता है, प्रभावित करता है, ऊपर उठाता है, फिर नीचे गिराता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि लहर की जो ऊंचाई है उसमें आप प्रभावित देखेंगे, कभी तो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा और कभी तो इतना नीचे गिर जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारे प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये तीनों कारक को आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन घ में कहा गया है कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब यहाँ पे महासागरीय जल की बात की जा रही है, और महासागरीय जल में अभी आपने देखा कि लहर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पे उनके जल की गति कहने का मतलब किस स्पीड से वो फ्लो करती हैं, यानी बहती हैं, या उनके गति को रोकती हैं। तो ये आपको बताना है प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। इसमें आप देखेंगे एक तो गुरुत्वाकर्षण बल। क्या गुरुत्वाकर्षण, किसका गुरुत्वाकर्षण बल,
तो सूर्य एवं चंद्रमा के, ठीक है। और इसी के कारण उत्पन्न होता है ज्वार भाटा। क्या उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा, ठीक है। फिर उसके बाद हवा की गति, यानी कि हवा किस गति से फ्लो कर रही है, तो जल की गति में भी परिवर्तन आएगा। अगर हवा जो फ्लो कर रही है, अगर जिस तरफ पानी बह रही है, अगर उसी तरफ हवा बहेगी तो उसके गति में क्या आएगी? तेजी आएगी, ठीक है। तो ये भी प्रभावित करने वाली हवा क्या होती है? एक कारक होती है। साथ में तापमान और लवणता में अंतर, यानी तापमान जल का क्या है और उसके अंदर लवणता, लवणता कहने का मतलब उसका प्रकृति क्या है, क्या वो अम्लीय है, क्षारीय है, इस बात पर भी गति क्या करता है? निर्भर करता है। साथ में पृथ्वी की गति पर भी जल की जो गति है वो निर्भर करती है, महासागरीय, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चारों पॉइंट लिख लेना है। अगला आता है पॉइंट च में, जिसमें कहा गया है कि ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आइए हम लोग ज्वार भाटा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ज्वार भाटा कहा किसको जाता है? तो महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। तो इसको अगर डिटेल में थोड़ा सा जाने तो आप ऐसे लिखेंगे कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, क्या है? बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और इस बड़ा हिस्सा को इधर की पानी क्या कर रही है? इसे डुबो दे रही है। क्या कर रही है? डुबो दे रही है यहां से, ठीक है। तो जब इसको डुबो रही है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं ज्वार। क्या नाम देते हैं? ज्वार। और जब अपने निम्नतम स्तर तक आ जाती है, यानी कि जहां उसका बेस था वहीं पे आकर के वो गिर जाती है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं भाटा। तो आप ये चीजों को समझ गए होंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है। अब ये उत्पन्न कैसे होता है हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसके बारे में हमने लिखा है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। तो आप समझ पाए कि उत्पन्न कैसे होता है और ये ज्वार भाटा क्या होता है। अब हम अगला पॉइंट समझेंगे जिसका नाम है महासागरीय धाराएं। तो आइए महासागरीय धाराएं के बारे में जानते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती है? तो महासागरीय सतह पे, जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा महासागर है, तो इसकी जो सतह होगी उस पर बहने वाली जो पानी का फ्लो है, उसी पानी के फ्लो को हम नाम देते हैं क्या? उसी फ्लो को नाम देते हैं बहने वाली धाराएं। यानी वो किस धारा के रूप में बहती है, ठीक है, किस डायरेक्शन में बहती है, इसका भी नाम देते हैं। साथ में आपको ये भी पता होगा कि ये जो धाराएं होती है दो तरीके की होती हैं। एक आपका गर्म जल धाराएं होती है और एक आपकी ठंडी जल धाराएं होती है। तो ये दोनों को हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक आपका गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का क में पूछा गया है कि समुद्री जल नमकीन होता है, क्या कारण है? देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि समुद्री जल का नमकीन होने का निम्नलिखित कारण है। सबसे फर्स्ट में समुद्री जल में लवणता का अधिक होना। जो समुद्री जल होता है उसमें लवण बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें से एक आप लवण का नाम देख सकते हैं NaCl, जिसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड। इसकी अधिकता क्या होती है? समुद्र के जल में बहुत ज्यादा होती है। इसके वजह से भी ये जो समुद्र का जल है वो नमकीन होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि समुद्र में उपलब्ध खनिजों, यानी सोडियम के अतिरिक्त और भी खनिज है, ठीक है, उसके वजह से भी समुद्र का जो जल है वो नमकीन होता है। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए खनिज, कुछ नदियां जब समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो अपने जिस क्षेत्र में बहती हैं तो उस क्षेत्र में जो खनिज हैं उनको क्या करती हैं? कहाँ ले जाके? महासागर में या समुद्र में ले जाकर जब विलीन होती हैं तो समुद्र में ले जाकर छोड़ देती हैं, जिसके कारण क्या होता है? समुद्र का जल नमकीन होता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो केवल और केवल जल की होती है। और जब केवल और केवल जल की वाष्पीकरण हो गया तो जो खनिज होगा वो नीचे बैठा रहेगा, और जब वो खनिज बैठा रहेगा तो वो अपने प्रकृति को जरूर छोड़ेगा, और जब अपने प्रकृति को छोड़ेगा तो समुद्र का जल नमकीन होगा। तो ये चीजों को आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है कि जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है।
जल की गुणवत्ता कहने का मतलब पहले जल स्वच्छ रह रहा था, अब जल की जो स्वच्छता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जल के अंदर आपको आर्सेनिक जैसे तत्व देखने को मिलेंगे, ठीक है, आर्सेनिक जैसे तत्व देखने को मिलेंगे, और भी अनेक तरीके के तत्व देखने को मिलेंगे, जिसके कारण जल की जो शुद्धता है या उसकी गुणवत्ता है उसमें कमी हो रहा है। तो इसका क्या वजह है ये आपको बताना है। देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि जल की गुणवत्ता का ह्रास होने का प्रमुख कारण जल प्रदूषण है। ठीक है, जल प्रदूषण होता कैसे है, तो हम मनुष्यों के द्वारा जल प्रदूषण होता है, हम जानवरों को क्या करते हैं, नहलाने के लिए ले जाते हैं, बहुत ऐसे कूड़ा करकट है जो हम नदियों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, और वो नदियां नाला कहाँ जा करके मिलती है, समुद्र में, और फिर वो पानी का चक्रण होता है, और जब वो पानी का चक्रण होता है तो वो फिर क्या होता है, अशुद्धि के रूप में पुनः जमीन पर ही आ जाता है। तो ये सारे चीज हैं, और इसमें मुख्य कारण जो है वो आपके जल प्रदूषण, तो आप इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी सही उत्तर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है, और गलत उत्तर के सामने गलत का तो लगाना ही नहीं, सिर्फ सही का लगाना है। तो देखिए आपके सामने का क्वेश्चन कहा गया है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है। स्वरूप कहने का मतलब अपने स्थिति को बदलता है, जैसे कभी आपको जल तरल रूप में मिलेगा, कभी ठोस रूप में मिलेगा, और ठोस रूप में क्या मिलेगा, बर्फ, और इसके साथ साथ ये आपको कभी वर्षा के रूप में भी देखने को मिलता है। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि जल जो है अपने स्वरूप को लगातार बदलते रहता है, और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है। इसे क्या कहा जाता है, क्या इसे जल चक्र कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है, या महासागरीय धाराएं कहा जाता है। हम ज्वार भाटा आपको बता चुके हैं कि ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं, ये महासागरीय धाराएं हैं जो समुद्र के सतह पर बहती हैं, क्या होता है, उसके सतह पे या उसके स्तर पर बहती हैं। बाकी जल चक्र की बात करें तो जल चक्र वह प्रक्रम है जिसके माध्यम से जल अपने स्वरूप को क्या करता है, हमेशा बदलते रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जल चक्र। क्वेश्चन में कहा गया है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो महासागरीय धाराएं हैं दो तरीके की हैं, एक आपका क्या है, ठंडी है, और सेकंड आपका गर्म है। तो गर्म की बात किया गया है, क्या ये ध्रुवों के निकट होता है, भूमध्य रेखा के निकट होता है, या दोनों में से कोई नहीं होता है। तो देखिए जो गर्म जल धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट बहती हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट। अगला क्वेश्चन है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, क्या वो ज्वार भाटा कहलाता है, महासागरीय धाराएं कहलाता है, या तरंग कहलाता है। तो देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जल का गिरना, वो भी महासागर में, जल का गिरना और उठना ये आपका ज्वार भाटा का नाम दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, यानी दोनों तरफ जो आपको दिए गए शब्द हैं उनको मिलाना है। जैसे कैस्पियन सागर, तो बोलने से ही पता चल रहा है कि जो कैस्पियन सागर है ये बहुत बड़ा झील की बात कर रहा है, तो इसका क्या मिला देंगे हम लोग, विशालतम झील। ज्वार भाटा क्या होता है, तो जल के स्तर में या उसके ऊपर नीचे उठना और गिरना, यह क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। तो आप इसको इससे मिला देंगे। चलिए हम यहाँ पे सभी को अच्छे से मिलाते हैं। तो पहला का क्या मिल जाएगा, विशालतम झील। ज्वार भाटा कहाँ उत्पन्न होगा, जब जल का चढ़ाव और उताराव होगा। फिर उसके बाद सुनामी, सुनामी क्या है, तो एक तरह का तीव्र भूकंपीय, एक तरह का एक क्या है, भूकंपी तरंग होता है जो समुद्र में आता है, ठीक है। तो हम इसका क्या मिला देंगे, तीव्र भूकंपी तरंगी। महासागरीय धाराएं क्या होती है, तो हम आपको बता चुके हैं कि ये निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल की धाराएं हैं, और ये 2 प्रकार की होती है, एक ठंडी और एक गर्म। तो आप इसको क्या मिला लेंगे, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। और बाकी जो आपका जल चक्र दिया है ये आपको फालतू दे रखा है, तो आप इन सभी प्रश्नों को मिला लिए होंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।